Namaskar. Welcome to this video in which I will discuss the responsibility of Ashoka for the disintegration of the Mauryan Empire. I am OP Singh. मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा और in this video I will discuss the different dimensions of the decline aspect of the Mauryan Empire. जैसा कि आप सभी जानते हैं, Mauryan Empire was established by Chandragupta Maurya. It was fostered by Bindusar, and after Bindusar came Ashoka. Ashoka ruled from roughly around 273 BC to 232 BC. मैंने roughly इसलिए बोला है कि 273 में अशोका का राज्यारोहण हुआ, लेकिन 4 वर्षों तक सत्ता के लिए संघर्ष होता रहा और 269 बीसी में आकर ही अशोक अपना राज्याभिषेक करवा पाया. अशोक डिड गेट हिज कोरोनेशन कंप्लीटेड ओनली आफ्टर 4 इयर्स. तो राज्यारोहण और कोरोनेशन के बीच में 4 वर्ष का अंतराल है. इसे हम एक्सेशन कह सकते हैं, इसे हम कोरोनेशन कहते हैं. अशोक ने इसके बाद कलिंग युद्ध लड़ा. उसके लेखों में है राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 8 इयर्स लेटर उसने कलिंग युद्ध लड़ा और कलिंग युद्ध में भारी मारकाट मची. इसका टाइम पीरियड है 261 बीसी. लाखों लोग मारे गए, घायल हुए. कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का परित्याग कर दिया, युद्ध बंद कर दिए और अपने साम्राज्य का जो विस्तार करने का जो विचार था वो भी त्याग दिया. और इसके बाद अशोक हो गया रिफॉर्मर. रिफॉर्म्स जो थे अशोक के वो कई तरह के थे. एडमिनिस्ट्रेटिव भी थे और इकोनॉमिक भी थे और सोशल भी थे. तो अशोक बन गया रिफॉर्मर. जब उसकी मृत्यु हुई 232 बीसी के आसपास, तो उसका साम्राज्य भली भांति संगठित साम्राज्य था. उसके मृत्यु के बाद के 45 वर्षों में मौर्य साम्राज्य पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया. यानी अशोक की मृत्यु हुई 232 बीसी में और साम्राज्य का जो विघटन हुआ, राजवंश का अंत जो हुआ वो हुआ 187 बीसी और मौर्य वंश और साम्राज्य का अंत हुआ एंड ऑफ द मौर्याज. ये शायद जानकारी आपको होगी कि मौर्य वंश का अंत मौर्य शासक बृहद्रथ के ही एक सेनानी या सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को उसकी सेना के सामने ही मौत के घाट उतार दिया था. पुष्यमित्र शुंग ended the Maurya dynasty along with the king of the Mauryas. He killed the last Mauryan emperor बृहद्रथ. तो एक नए वंश की नींव यहां पड़ी. इस तरह से हम ये देखते हैं कि अशोक की मृत्यु के 45 वर्ष पश्चात उसके साम्राज्य का अंत हो गया, मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया. अब प्रश्न ये आता है, कौन कौन से कारक और कौन कौन से कारण थे, कौन सी ऐसी शक्तियां थीं जिनकी वजह से मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ. आपको यहाँ बता दें कि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था. उसकी सीमाएं ईरान से मिलती थीं और दक्षिण में केवल कुछ ही क्षेत्रों को छोड़कर, जिनमें आज का तमिलनाडु और कुछ हिस्से केरल के आते हैं और कुछ कर्नाटक के, उन हिस्सों को अगर छोड़ दें तो साम्राज्य काफी बड़ा था. अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य हम इसे
मान सकते हैं। इतने बड़े साम्राज्य का, इतने बड़े संसाधन वाले साम्राज्य। Then the question comes as to who was responsible. There have been several factors and forces. अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं. Our discussion here would be kept focused on Ashoka's responsibility. अशोक का उत्तरदायित्व इसमें कहाँ था और कितना था? अशोक की जो जिम्मेदारी है, अब हम उस पर आते हैं। अशोक की रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो पहला ठोस विचार है वो ये है कि अशोक की नीतियों का आधार था ब्राह्मण विरोध, एंटी ब्राह्मणिज्म। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, बौद्ध धर्म को जो प्रश्रय दिया, प्रश्रय का मतलब है पैट्रोनेज। जब बौद्धों को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया जाने लगा, संरक्षण दिया जाने लगा, तो स्वाभाविक था कि किसी और दूसरे धर्म के अनुयायियों को उसका उसी अनुपात में नुकसान भी होगा, उसकी हानि उन्हें उठानी पड़ी। एंड दैट वाज द ब्राह्मण रिलीजन, ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मण समुदाय। तो वैदिक धर्म के अनुयायियों को स्वाभाविक तौर पर इसका नुकसान हुआ। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने जो कर्मकांड थे और सैक्रिफाइसेस थे जैसे अश्वमेध, उसने उन पर बैन लगा दिया था। इससे ब्राह्मणों की रोजी रोटी प्रभावित हुई थी। और इसका तर्क यह दिया जाता है कि 187 में जो पुष्यमित्र सुंग था वो एक ब्राह्मण सेनानी था। उसने अशोक के वंशज को उसी की सेना के सामने जब खत्म कर दिया तो इट इज सीन in the form of a Brahmanical reaction against the policies of Ashoka and against the policies of the Maurya। एक तो ये है। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो कारण बताया जाता है वो ये है कि अशोक ने अहिंसा को जोड़ दिया। Ashoka's emphasis on non-violence affected the livelihood of the Brahmanical people। तो ये जो प्रश्न था ये ब्राह्मणों की जीविका से भी जुड़ा हुआ था। जीविका माने लाइवलीहुड, और इस जीविका का अर्थ ये था कि बहुत सारे ब्राह्मण अपनी रोजी रोटी कर्मकांड और यज्ञ आदि अनुष्ठान कराकर करते थे, तो उस पर भी रोक लग गई। इसका जो तीसरा जो पहलू है कि अशोक की जो पॉलिसी थी उसकी पॉलिसी को हम धम्म की पॉलिसी कहते हैं। एंड धम्म का एक मीनिंग है पीस, शांति, और दूसरा मीनिंग है नॉन वायलेंस। तो अशोक ने युद्ध बंद कर दिए, पड़ोसी राज्यों के साथ उसने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ाए, कल्चरल रिलेशंस बढ़ाए, लेकिन युद्ध बंद कर दिए। युद्ध बंद कर दिए तो सेना की जो लड़ने की जो क्षमता है, लड़ने का जो जोश है, जज्बा है, वो ठंडा हो गया। और उसी जज्बे के कारण ऐसा हुआ कि जब उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों पर आक्रमण हुए, उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर इधर की ओर से आक्रमण हुए। ये इंडस रिवर है और ये काबुल रिवर है, यहाँ पे ये और पंजाब की नदियां हैं। जब इन क्षेत्रों पर इधर की ओर से हिंद यवनों के आक्रमण हुए तो उन आक्रमणों का सामना मौर्यों की सेना सही तरह से नहीं कर पाई। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो वह सेना नायक था पुष्यमित्र सुंग, जिसने उन आक्रमणों का सामना किया और जिसने अपने लिए एक स्पेस क्रिएट किया। उसका मान सम्मान बढ़ा और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। अपनी उसी पॉपुलैरिटी, ख्याति की वजह से उसने जब अंतिम मौर्य सम्राट को खत्म कर दिया तो कोई भी उंगली कहीं से भी नहीं उठाई गई। लोगों ने सोचा होगा कि अच्छा ही हुआ, ठीक ही हुआ। एक बिंदु ये भी है, अशोक ने अपनी धम्म की नीति के कारण बहुत ज्यादा खर्चा किया था। उसने बौद्ध धर्म के प्रमोशन पर और कल्याणकारी योजनाओं पर बेतहाशा धन
खर्च किया था, इससे राज्य की आर्थिक स्थिति पर दबाव आ गया था और इसी कारण राज्य आर्थिक दबाव के कारण खत्म हो गया, क्योंकि एक बहुत भारी भरकम अधिकारी तंत्र था, हैवी ब्यूरोक्रेसी थी, बहुत सारे अधिकारी थे, उनको मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए था और वो पैसा इतना था नहीं। इसकी वजह से आर्थिक दबाव में राज्य आ गया था, आर्थिक दबाव। तो यहां भी अशोक का उत्तरदायित्व माना जाता है, इकोनॉमिक प्रेशर। एक घटना ऐसी है कि अशोक की राज्य परिषद होती थी, परिषद, काउंसिल, उसके अध्यक्ष थे राधागुप्त। तो दिव्यावदान एक पुस्तक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर कि एक बार अशोक ने अपने मंत्री राधागुप्त से कहा कि भाई मुझे कुछ पैसा चाहिए, धन की ग्रांट चाहिए। राधागुप्त ने कहा कि साहब खजाने की हालत तो अच्छी है नहीं, फिर भी मैं इस मसले को राज्य परिषद के सामने रख दूंगा। राज्य परिषद के सामने ये मसला रखा गया और राज्य परिषद ने राजा की जो धन की मांग थी उसे खारिज कर दिया। द मिनिस्टर कंसर्न्ड केम बैक टू द एम्परर, अप्राइज्ड हिम अबाउट द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। कहा कि सर ग्रांट तो रिजेक्ट कर दी। तो अशोक ने क्या कहा? अशोक ने कहा कि हु इज द लॉर्ड? राधागुप्त ने कहा सर यू आर द लॉर्ड। Why am I the Lord? When your council has rejected a small grant, बोले सर it cannot be granted because the condition of the state treasury is not good. अशोक ने रिस्पॉन्ड किया, तो फिर मेरी क्या वर्थ है? What is the worth of mine? मेरी तो वर्थ आधा आंवले, आंवला देखा है ना, जो जिसका त्रिफला बनता है, मेरी तो जो कीमत है वो आधे आंवले से भी कम है भाई। मैंने कुछ पैसा मांगा, आपने ग्रांट देने से मना कर दिया। देन राधागुप्ता answered, sir, it's the rules and regulations which have been framed by the His Majesty Lord, which we are abided by. इसका मतलब है कि जो राजा होते थे मौर्य, वो नियम कानून का स्वयं भी अनुपालन करते थे और उससे बंध जाते थे। अशोक चाहता तो ग्रांट ले सकता था, खजाने को लूट सकता था अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, लेकिन ऐसा नहीं किया। लेकिन फिर भी अशोक ने काफी पैसा पानी की तरह बहाया और मौर्य साम्राज्य पर जो आर्थिक दबाव है उसकी झलक डीडी कौशाम्बी द्वारा, डीडी कौशाम्बी एक बहुत ही महान इतिहासकार हुए हैं, डीडी कौशाम्बी द्वारा किए गए अध्ययन में मिलती है। डीडी कौशाम्बी ने ये प्रूव कर दिया कि मौर्यों, सबसे पहली बार इन्होंने ये मसला उठाया था कि मौर्यों के पतन का मुख्य कारण था आर्थिक दबाव, जिसके लिए अशोक भी कुछ हद तक जिम्मेदार था। उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि मौर्य सिक्कों में, बाद वाले जो सिक्के थे उनमें खोट है, खोट की मात्रा बहुत ज्यादा है। एक बौद्ध ग्रंथ में लिखा हुआ है कि चाणक्य ने अपने स्वामी चंद्रगुप्त के खजाने को भरने के लिए 800 मिलियन खोट वाले सिक्के जारी किए थे। तो ये कुछ हद तक इकोनॉमिक प्रेशर को इंडिकेट करता है। दिस इंडिकेट्स द इकोनॉमिक प्रेशर ऑन द स्टेट। और पांचवा जो उसकी जिम्मेदारी बनती है अशोक की, वो ये बनती है कि अशोक कॉइन द कॉन्सेप्ट ऑफ धम्मा। धम्म का जो सिद्धांत था, धम्म का जो विचार था, वो एक अनक्लियर कॉन्सेप्ट थी, एक वेग कॉन्सेप्ट थी और अस्पष्ट और एम्बिगुअस कॉन्सेप्ट थी। धम्म का एक अर्थ होता है नैतिकता के नियम और धम्म का दूसरा अर्थ है बौद्ध धर्म। तो कॉमन पीपल, नॉट इवन द कॉमन, बल्कि बहुत ही पढ़े लिखे लोग भी अशोक के व्यक्तिगत धर्म, बौद्ध धर्म और उसकी जो सर्वसामान्य नैतिकता थी, एथिक्स थे, उसमें भेद नहीं कर पाए। When Ashoka promoted the principles of ethics among the people in general as an emperor, all the subjects were given the
preachings, then he was talking just like an emperor. When Ashoka did do some work for the promotion of Buddhism, then it was his personal religions. But why did he pick the same term for the two things, denoting this one as well as this one? So common people fail to understand the difference between these two. और राज्य तभी स्थिर रहते हैं जब राज्य की अवधारणा, उनकी विचारधारा ठोस होती है और स्पष्ट होती है। तो इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि अशोक को हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, परंतु इन सभी विचारों का खंडन बहुत ही विस्तार से अनेक विद्वानों द्वारा बहुत सारे आधारों पर किया जा चुका है। सो दिस इज ए कंट्रोवर्शियल टॉपिक, क्योंकि पहली बात, अशोक जब विघटन हुआ 187 बीसी में, तो विघटन के उस समय से 45 इयर्स दूर था। इफ हिज कॉन्सेप्ट ऑफ धम्मा वाज अनक्लियर, व्हाई डिड हिज सक्सेसर्स अबाइड बाय दिस कॉन्सेप्ट? इफ हिज आर्मी वाज मेड नॉन मार्शल, अगर आर्मी की सैनिक क्षमता लड़ने कम हो गई थी, तो व्हाट हिज सक्सेसर्स वर डूइंग, उन्होंने उसे इम्प्रूव क्यों नहीं किया? व्हाई डिड द सक्सेसर्स ऑफ अशोका अबाइड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिफिज्म? अशोक के समय ऐसी कोई बात, ऐसा कोई तथ्य हमारे सामने कभी नहीं आता कि ब्राह्मण बहुत ज्यादा नाराज थे या थोड़े बहुत भी नाराज थे। कोई विद्रोह की जानकारी हमें नहीं मिलती। और उस समय उसने अगर शांति स्थापित की, व्यवस्था स्थापित की, तो उसने बहुत सारे खर्चे कम कर दिए। भाई हम बिना बात थोड़े सेनाओं को भगाते फिरेंगे इधर से उधर। अरे जब पर्पज पूरा हो गया, मौर्य साम्राज्य की सीमाएं ईरान तक छूती थी और दक्षिण भारत कुछ हिस्सों को छोड़कर सारे उपमहाद्वीप पर उसका अधिकार था, तो फिर बिना बात ही हम युद्ध क्यों करें? तो ये एक समय की आवश्यकता थी, और अहिंसा की नीति भी समय की एक आवश्यकता थी। अशोक ने जिस अहिंसा की बात कही कि पशुधन की सुरक्षा होनी चाहिए, अनावश्यक हिंसा से बचना चाहिए, वह सारे समाज के लिए अच्छी थी और सभी धर्म उस बात को स्वीकार करते थे। तो आज के इस डिस्कशन से यह स्पष्ट होता है कि जो अशोक की उत्तरदायित्व की बात हम कहते हैं, उसके उत्तरदायित्व को हम पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन अशोक की जिम्मेदारी को पूरी तरह से हम अस्वीकार भी नहीं कर सकते। नाउ आई कम टू कंक्लूड दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी opinion about the video, you can write down your opinion in the comment box of this video. Thank you for being with me. Take care. Goodbye.